बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। सबसे पहले बेटे आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो है कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, आप कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं। अब इनपुट के अंदर डाटा भी होता है। डाटा यानी कि जो आपका मटेरियल है, और कुछ आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, डाटा में आपके पास आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ें होती हैं जिसके अंदर नंबर और अल्फ़ाबेट्स जो है मिक्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, आपके इमेजेस होते हैं। तो इसको आप कहते हैं डाटा। और जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो बेसिकली आपके पास क्या होती हैं कि आप जैसा दो नंबर्स आपने डाटा में दिए और आपने प्लस जो है दैट इज़ इंस्ट्रक्शन। आपने एक फ़ाइल टाइप की, ठीक है, और वो फाइल आपके पास अब क्या हो गई, आप उसको कहते हैं कि जी इसको सेव कर दें। तो वो जो सेव है वो बेसिकली कमांड है या इंस्ट्रक्शन है। तो जो कंप्यूटर को आप इनपुट देते हैं उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डाटा और दूसरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर जो है डाटा को उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग आपके पास एक रिज़ल्ट आता है जिसको आप इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर यही तीन चीज़ें होती हैं कि आप इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में भी जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें एक पोर्शन जो होगा वो इनपुट का होगा, दूसरा पोर्शन प्रोसेसिंग का होगा और तीसरा पोर्शन वो होगा जिसके अंदर आप आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 को याद करें तो उसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते थे, टेक टू नंबर्स, तो वो क्या होती थी, इनपुट। उसके बाद आप क्या करवाते थे, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी आपने करवाना है करवा, वो क्या होती थी, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के लिए आप कौन सा सिंबल यूज़ करते थे, रेक्टेंगल का। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करवाते थे, आखिर में कैलकुलेशंस जो भी आपने कैलकुलेट करवाई हैं उनको डिस्प्ले करवा देते थे। तो वो जो डिस्प्ले था पैरेललोग्राम में वो आपकी क्या थी, आउटपुट। तो यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दैट, तो इसलिए अब परेशानी की कोई बात नहीं। अब हम पहले एल्गोरिदम्स बनाए थे और बहुत डिटेल में हमने उनकी लॉजिक अंडरस्टैंड की थी। अब जो हम करने जा रहे हैं उन्हीं एल्गोरिदम्स को कन्वर्ट कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जब आपके पास जो फंक्शन आपकी बुक में मेंशन्ड है दैट इज़ योर आउटपुट फंक्शन। ठीक है, एंड सी के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सी लैंग्वेज के अंदर, नॉट इन सी प्लस प्लस, नॉट इन सी हैश, दे आर एडवांस्ड वर्जन्स। लेकिन जो आपका सी है, सी लैंग्वेज है, उसके अंदर जो आउटपुट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है आपके पास, प्रिंट एफ का फंक्शन है। ठीक है, एक चीज़ का बेटा ख्याल रखें, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर आप प्रिंट एफ में, दिस इज़ नॉट इंग्लिश, कि आप पी कैपिटल कर दें, प्रिंट के बाद स्पेस दे दें, एफ अलग कर दें, फिर स्पेस दे दें और ये जो पैरेंथेसिस हैं इनको अलग कर दें, तो यहाँ पे आपको ये सिंटैक्स एरर मिलेगा। ठीक है, आपने केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आपने ना कहीं स्पेसिंग देनी है ना कहीं कैपिटल लेटर्स करने हैं, इनको एज इट इज़ लिखना है जैसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और प्रिंट एफ का फंक्शन क्यों यूज़ होता है इसको बुक पे भी अंडरलाइन कर लें, आउटपुट मीन्स डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ऑन द स्क्रीन करवाएगा प्रिंट एफ का फंक्शन, ये प्रिंटर पे प्रिंट नहीं करवाएगा बल्कि कहाँ प्रिंट करवाएगा, ऑन द स्क्रीन प्रिंट करवाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन की बात हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद अब प्रिंट एफ में काम कैसे करना है, लेट्स लर्न द वर्किंग ऑफ इट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपने प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा। ठीक है, और ये प्रिंट एफ का फंक्शन कौन सी हेडर फाइल के अंदर है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, ये याद रखनी है चीज़ें, दिस इज़ अ वाइवा क्वेश्चन। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आती है कंट्रोल स्ट्रिंग। अब कंट्रोल स्ट्रिंग में आपने क्या बताना है, इसके अंदर आपका कुछ तीन चार चीज़ें हो सकती हैं। अब वो कौन सी तीन चार चीज़ें हो सकती हैं जो कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर होती हैं, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले बेटे आपके पास क्या होता है, उसके अंदर आप क्या क्या चीज़, कंट्रोल स्ट्रिंग जो है हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप सिंगल कोट्स में उसको नहीं डालेंगे तो आपके पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल स्ट्रिंग जो है वो हमेशा किस में होगी, सिंगल कोट्स में। अब
कंट्रोल स्ट्रिंग में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। वो सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी हो सकते हैं, और एस्केप सीक्वेंस भी हो सकती हैं, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, किसी दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक हो गया। तो कंट्रोल स्ट्रिंग में आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट भी दे सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इनका कोई भी ऑल्टरनेट ऑप्शन आप कह लो कि कॉम्बिनेशन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ रिटन विद इन, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, डबल कोट्स, तो आप ये जो सिंगल कोट है इसको क्या कर लेंगे, डबल कोट्स, ठीक है। अगर आप डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। द टेक्स्ट स्पेसिफाइज द मैसेज दैट इज नॉट प्रिंटेड अलोंग विद द वैल्यूज। अब अगर आपका सिंपल टेक्स्ट है, ठीक है, जिसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप साथ वैल्यूज भी प्रिंट करवाना है, टेक्स्ट तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने वैल्यूज प्रिंट करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज नहीं करेंगे तो वो जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट नहीं होंगी। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने कल भी प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपने इंटीजर को डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी, ठीक है। अगर आपने फ्लोट नंबर को प्रिंट करवाना है टेक्स्ट के साथ या विदाउट टेक्स्ट, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ। अब कैसे लिखेंगे वो हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने करेक्टर लिखना है, करेक्टर को डिस्प्ले करवाना है, तो आप क्या लिखेंगे, परसेंटेज सी, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं और भी बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, लेकिन आपकी बुक जस्ट इन तीन को कवर कर रही है, तो अब हमने सिर्फ इन तीन पे फोकस करना है, और भी बहुत सारे हैं जो कि आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे आपके पास क्या आ जाता है, एस्केप सीक्वेंसेस। अब ये जो एस्केप सीक्वेंसेस होती हैं बेसिकली ये प्रिंटिंग कंट्रोल्स होते हैं, कि आपने अगर टैब की स्पेस देनी है तो आप क्या करेंगे, \t लिख देंगे, ठीक है। अगर आपने न्यू लाइन एंटर करवानी है, यानी एक लाइन छोड़ के अगली लाइन पे वही चीज़ प्रिंट करवानी है, तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास पहली चीज़, टेक्स्ट तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अगर वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है तो उनके साथ क्या लगेगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लगेंगे। विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपकी वैल्यूज़ प्रिंट नहीं होंगी, ठीक है। और अगर आपने उसकी आउटपुट को बेहतर करना है, ठीक है, ताकि वो अच्छा सा डिस्प्ले हो आपके पास, तो आप क्या यूज़ करेंगे, एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। और ये भी हम आफ्टर वाइल देखते हैं कि जी ये कैसे काम करती हैं। तो पहली चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की, कंट्रोल स्ट्रिंग है प्रिंट एफ में, और वो किस में लिखी जाती है, डबल कोट्स के अंदर। अच्छा, अब क्या है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अब ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है, इसको देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट बेसिकली आपके पास क्या है, जो आपके वेरिएबल्स आप यूज़ करते हैं उनकी बात हो रही है। अब ये क्या है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट कैन बी वेरिएबल, कांस्टेंट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, whose values are to be print। इसका क्या मतलब है कि आप लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा, यानी वेरिएबल को डिस्प्ले करवाएंगे, कांस्टेंट को डिस्प्ले करवा सकते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, a+b, तो a+b लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू को ऐड करेगा और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन वो खुद करवा देगा, ठीक हो गया। अब ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। इट कैन बी कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि आप लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट यानी ए सिर्फ नहीं प्रिंट करवाएंगे, आपके पास मल्टीपल जो है वो भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास क्या है कि हर एक को आप कैसे सेपरेट करेंगे दूसरे से, बाय कॉमा, ए कॉमा बी कॉमा
C, D। यानी आप जो लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है आपकी, उसको दूसरे से कैसे सेपरेट कर रहे हैं, एक वेरिएबल को दूसरे से, या एक कांस्टेंट को दूसरे वेरिएबल से, या एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से कैसे सेपरेट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कॉमा। ठीक है, और उनकी ए प्रिंट नहीं होगा, बल्कि क्या प्रिंट होगा? ए की वैल्यू। बी प्रिंट नहीं होगा, बल्कि बी की क्या होगी? वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह अगर ए प्लस बी कर रहे हो तो ए प्लस बी प्रिंट नहीं होगा, बल्कि उनको ऐड करके उनकी वैल्यूज का रिजल्ट प्रिंट होगा आपके पास। होपफुली इट इज क्लियर। वैल्यूज आर प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब जैसा फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने लिखा है वैसी ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। द फर्स्ट format specifier applies to the first argument, the second to the second, and so on. The arguments in a printf function are optional. तो मैंने क्या कहा था कि आप सिंपल टेक्स्ट को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स या जो आपके वेरिएबल्स हैं या जो कॉन्स्टेंट्स हैं वही होंगे। अब इसकी एग्जांपल पे आ रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं बेटे इसकी। अब प्रिंट एफ का फंक्शन देख लें तवज्जो से कैसे लिखा हुआ है। डबल कोट्स में पहली जो चीज़ आपके पास कॉमा से पहले पहले आ रही है, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ आपके पास आ रही है वो आपकी क्या है? कंट्रोल स्ट्रिंग है। ये जितना पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है डबल कोट्स से स्टार्ट होकर ये यहाँ तक, ठीक है, ये आपकी कॉमा से जो नीचे कॉमा लगा हुआ है इससे पहले पहले जितनी भी स्ट्रिंग है वो आपकी कंट्रोल स्ट्रिंग है। अब ज़रा तवज्जो से देखें, \n जो है ये आपका एस्केप सीक्वेंस है, यानी जो टेक्स्ट होगा वो एक लाइन छोड़ के मतलब नेक्स्ट लाइन में, जैसा हम वर्ड में अगर काम कर रहे हैं तो क्या होता है, हम एंटर प्रेस करके नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। तो अगर सी में हमने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो कैसे जाएंगे? \n के साथ। बेटे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैशेस और बैक स्लैशेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखते जाएं कि ये बैक स्लैश है। अच्छा जी, तो ये हमें न्यू लाइन के अंदर डिस्प्ले करवाएगा। उसके बाद टेक्स्ट जो है मैंने आपको क्या बताया था, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ बी इज %d। अब ये %d किसके लिए है? इंटीजर को डिस्प्ले करवाने के लिए है। ठीक है, और ये दूसरा %d भी किसके लिए है? इंटीजर को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब कॉमा लगाया। अब ये जो a एंड b है ये बेसिकली आपके पास लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि a जो है वो लिंक हो जाएगा जो फर्स्ट आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके साथ। ये a इस d के साथ लिंक हो जाएगा और ये %d जो है इस b के साथ लिंक हो जाएगा। और इनकी वैल्यूज, अब जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कैसा डिस्प्ले होगा? द वैल्यू ऑफ a इज 3। यहाँ पे देखो %d नहीं डिस्प्ले हुआ बल्कि a की वैल्यू डिस्प्ले हुई है, एंड द वैल्यू ऑफ b इज 4। तो यहाँ पे भी %d या b नहीं डिस्प्ले हुआ बल्कि उसकी वैल्यू डिस्प्ले हुई है। तो होपफुली इट इज क्लियर। अच्छा जी, नीचे चलते हैं तो यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है? In the above print statement, \n is an escape sequence and \d is a format specifier. The escape sequence is used to start printing. अभी printing on screen है, ठीक है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएगा। On a new line, the format specifier %d is replaced by the value stored in a variable a and b in the order in which they are written. तो पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ पहला वेरिएबल अटैच हो जाएगा और दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ दूसरा जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू अटैच हो जाएगी। द फॉर्मेट स्पेसिफायर %d is used for printing values stored in integer variable। ठीक हो गया। तो %d किसके लिए था? इंटीजर को डिस्प्ले करवाने के लिए। %c किसके लिए है? करेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए। %f किसके लिए यूज हो रहा है? फ्लोटिंग पॉइंट को डिस्प्ले करवाने के लिए। अच्छा जी, अब आ जाए तो एक ही आपके पास आउटपुट फंक्शन है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इंशाल्लाह अभी मैं आपको जो सी लैंग्वेज मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है उसमें करके बताती हूँ फंक्शन को यूज़।
अम, अच्छा जी, उसके बाद बेटे आपके पास आ जाते हैं इनपुट फंक्शंस। यहाँ पे कुछ इनपुट फंक्शंस जो हैं इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। मोस्ट पावरफुल जो है वो आपके पास कौन सा है, स्कैन एफ का फंक्शन। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाएं। अब स्कैन एफ बेसिकली वही बात आ गई कि स्कैन का अगर आप सोचें कि मैं एस कैपिटल कर दूं तो यू कैन नॉट डू दैट। आपको कंपाइलर करने दी अलाउ नहीं करेगा। रीज़न उसका क्या है, वो कहता है कि जी ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे कंपाइलर में ये फंक्शंस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर मेंशन है, यू हैव टू राइट इन द सेम मैनर। ठीक है। अब आप स्कैन लिख के स्पेस दे दें और एफ कैपिटल कर दें तो वो भी आपके पास सिंटैक्स एरर है। एफ के बाद स्पेस दे के आप ये ब्रैकेट्स लगाएं तो वो भी सिंटैक्स एरर है। ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट सिंटैक्स एरर्स। अच्छा जी, अब स्कैन एफ का फंक्शन बेटे जब आप यूज करना है, प्रिंट एफ का फंक्शन किस लिए है, आउटपुट ऑन द स्क्रीन, यानी टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन। अब स्कैन एफ का फंक्शन किस लिए यूज होता है कि ये यूजर से इनपुट गेट करने के लिए होता है। ठीक है। आप कहते हैं जी, यूजर को कहते हो एंटर टू नंबर्स, तो ये तो इंस्ट्रक्शन हो गई, ये तो डिस्प्ले हो गया। जब यूजर नंबर एंटर करेगा तो वो कैसे आपने अपने पास स्टोर करवाने हैं, वो थ्रू दिस फंक्शन होंगे। ठीक है। अब यूजर ने 5 और 4 फर्ज करो वैल्यूज दी, तो उनको कौन रिसीव कर रहा है, रिसीविंग करने के लिए आपके पास स्कैन एफ का फंक्शन है। अब वो कैसे काम करेगा, तो वजह से देखें। Scanf function is used to get values into variables from the keyboard during the execution of the program. ठीक हो गया। The value एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम में कीबोर्ड से वैल्यूज, ये तो समझ आ गई आपको। वैल्यू इज इनपुट इनटू द वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अब अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करोगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सिंटैक्स है क्या, सबसे पहले तवज्जो दें कि आपने फंक्शन को स्टार्ट किया और डबल कोट्स आ गए। ठीक है। अब डबल कोट्स में जो पहली चीज़ यहाँ पे आपके पास आती है वो आपके पास हैं जी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। जैसा कंट्रोल स्ट्रिंग आप प्रिंट एफ में लिखते थे डबल कोट्स में, इसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी आपने किस में लिखने हैं, डबल कोट्स में। अच्छा, फर्ज करें अगर ये कॉमा जो है आपका यहाँ लिखा जाता है जहाँ कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है, यानी अंदर डबल कोट्स के, तो ये सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब जब आपने पहले तो क्या करते थे, प्रिंट एफ में ए बी सी लिख देते थे। अब यहाँ पे ए बी सी अकेला नहीं लिखा जाएगा, बल्कि क्या करेंगे, एंड साइन ए। जब आप एंड का सिंबल डालेंगे तो इसका मतलब है एक्सेस बाय एड्रेस, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को फ्ला एड्रेस के ऊपर ले जाकर स्टोर कर दो। कौन कर दो, कंपाइलर कर दे। और कहाँ स्टोर करनी है, रैम के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद नीचे आ जाएं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो डबल कोट्स में लिखे जाएंगे। ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, परसेंटेज डी, परसेंटेज सी एंड परसेंटेज एफ। ठीक है। विद इन द डबल कोट्स। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है। उसी तरह ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। लेकिन सिर्फ ए लिखना काफ़ी नहीं होगा, यू हैव टू पुट एंड सिंबल विद एवरी वेरिएबल। ठीक है। और एंड सिंबल का क्या मतलब है, एड्रेस, पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल ऑन अ पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस बाय एड्रेस। अच्छा जी, scanf function before the name of the variable to which the value is assigned. Ampersand or sign refers to the memory location, अंडरलाइन कर लें, वेयर द वेरिएबल इज गोइंग टू स्टोर। अब ये वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल का एक क्या होता है, नेम होता है, एक उसका एड्रेस होता है, और एक जो होती है उसकी वैल्यू होती है। तो वेरिएबल के साथ 3 चीज़ें एसोसिएट होती हैं, इट्स नेम, इट्स वैल्यू एंड इट्स एड्रेस इन रैम। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएंगे नीचे आप एग्जाम्पल को तवज्जो से देखें बेटे, स्कैन एफ। अब ये देखो परसेंटेज डी, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे भी परसेंटेज डी, 2 हैं।
ठीक है, तो इसका क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए कि ये इट इज टॉकिंग अबाउट टू वेरिएबल्स। कौन कौन से? अच्छा, एंड साइन ए जो है वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा? पहले परसेंटेज डी के साथ, मार्क कर लें अपनी बुक पे। और कॉमा के बाद जो दूसरा एंड साइन बी है वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा? दूसरे एंड साइन बी के साथ, मार्क इट ऑन द बुक। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आ जाएंगे नीचे। आप इस प्रोग्राम को तवज्जो से देखें, यहाँ आपने इंक्लूड करवा ली। अच्छा, जो सी का फंक्शन हम लोग विंडोज़ 10 वगैरह के ऊपर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे वॉइड को, जो मैंने यहाँ पे अपने पास इंस्टॉल की है उसके अंदर वो वॉइड को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी, यहाँ पे इस वॉइड की जगह इंट लिखा हुआ आएगा और यहाँ मैं नीचे उसको क्या करवा रही होंगी? रिटर्न 0। तो आपने परेशान नहीं होना इस चीज़ से, क्योंकि वॉइड को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हो सकता है कुछ सिस्टम्स के अंदर वो इस वॉइड को एक्सेप्ट कर ले, तो ये वर्जन टू वर्जन सी का वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? आप यूजर को बता रहे हैं कि जी पहला नंबर एंटर करो, तो स्कैन एफ लगाया साथ रिसीविंग के लिए। जो भी नंबर जाहिर है उसने एंटर करना, वो कहाँ रिसीव होगा? उसको स्कैन एफ रिसीव करेगा। तो वो कैसे रिसीव करेगा? पहले आ गया जी डबल कोट्स के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद कॉमा और उसके बाद एंड साइन ए, क्योंकि आप पहला वेरिएबल कहाँ स्टोर करवा रहे हैं? ए की एड्रेस लोकेशन पे। जो भी वैल्यू आएगी वो ए में कहाँ स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप यूजर को दोबारा गाइड कर रहे हैं, प्रिंट एफ एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, और अगर आप तवज्जो से देखें तो जो चीज़ आपने एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट करवानी हो तो आप उसको किस में लिख देते हैं? डबल कोट्स में। ठीक हो गया? अच्छा, अब यूजर जो वैल्यू देगा उसको कौन रिसीव करेगा? यस, स्कैन एफ का फंक्शन रिसीव करेगा। तो वो स्कैन एफ परसेंटेज डी, तो ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया डबल कोट्स में पहले, और उसके बाद आपका जो दूसरा वेरिएबल है एंड साइन बी, यानी जो भी वैल्यू आई है वो बी के एड्रेस पे उसको क्या करवा दो? स्टोर करवा दो। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो रहा है? जैसे अलजेब्रा में या मैथ्स में आप करते हो, ए प्लस बी को ऐड करवाएं। ये वही आपके पास एल्गोरिदम्स अब रिपीट होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, बट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? ए प्लस बी इज इक्वल टू, कहाँ चले जाओ? जो भी रिजल्ट आपके पास आए वो कहाँ स्टोर हो जाए? सी वेरिएबल के अंदर। और अगर आप तवज्जो से देखें तो आपने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो इनिशियलाइज करवाए हैं, 3 वेरिएबल्स बताए हैं। ठीक है, इंटीजर, अब ये इंट लिखना है आपने, और कैपिटल आई नहीं लिखना प्लीज। ए, फिर आपने सेपरेट किया ए को किससे? कॉमा से। फिर दूसरा वेरिएबल डाला बी, कॉमा सी। अब आप सी की जगह यहाँ सम लिख लें तो कोई इशू नहीं है, यू कैन राइट इट। ठीक है, अच्छा जी, अब जब बेटा जरा तवज्जो से देखें, अब आपने उसके रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है। प्रिंट एफ लिखा, ज़ाहिर डिस्प्ले के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? प्रिंट एफ का। तो द सम इज परसेंटेज डी। अब ये परसेंटेज डी और ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर था डबल कोट्स में, और ये वैल्यू है, ये सी नहीं डिस्प्ले होगा, बल्कि सी के अंदर जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आया है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो अब वो कैसे हो रहा है? सी का जो भी रिजल्ट आएगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? परसेंटेज डी से। तो आपको जो स्क्रीन पे बेटा रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो क्या होगा? द सम इज, जो भी नंबर कैलकुलेट होकर आया है परसेंटेज डी उसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, गेट सी एच का फंक्शन जो है ये बेसिकली क्या कराता है? गेट करेक्टर, यानी यूजर से करेक्टर गेट करता है ताकि प्रोग्राम को क्या कर सके? एंड कर सके। कुछ वर्जन्स जो सी के होंगे उसमें ये लिखना ज़रूरी होगा, कुछ वर्जन्स जो आप डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से उनमें यह मस्ट नहीं होगा। अच्छा जी, अब ये देख लें, ये सारी एक्सप्लेनेशन है, और हर जो आपकी स्टेटमेंट है वो किससे एंड हो रही है? टर्मिनेटर सिंबल से। इसको सेमीकोलन नहीं बोलना। जैसा जब आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हो तो सेंटेंस कैसे एंड होता है? फुल स्टॉप से। इसी तरह जब आपकी सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट एंड होगी तो वो किससे एंड होगी? टर्मिनेटर से। कंपाइलर को टर्मिनेटर देखकर पता चलेगा कि जी यहाँ पे एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, आगे इस प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन है।
अब यहाँ पे देखो, ये आउटपुट आपको ऐसे डिस्प्ले होगी, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, कर्सर ब्लिंक करेगा आगे। जैसे ही यूजर कोई नंबर एंटर करेगा तो वो वैल्यू कहाँ, स्कैनएफ उसको कहाँ पे भेज देगा, स्कैनएफ उसको जैसे यूजर ने कोई वैल्यू एंटर की तो स्कैनएफ ने उसको रिसीव कर लिया, और उसका जो एंड एड्रेस के साथ, एंड सिंबल के साथ जो आपने वेरिएबल लिखा हुआ उसमें वैल्यू स्टोर हो गई। इसी तरह अब आप यूजर को गाइड कर रहे हो, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है, तो एंटर द सेकेंड नंबर, यहाँ पे फिर कर्सर ब्लिंक करेगा, ठीक। कर्सर जब ब्लिंक करेगा तो यूजर जो दूसरा नंबर देगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर, जिसके साथ आपने एंड लगाया था, ठीक है। अगर आप एंड सिंबल नहीं लगाएंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा, और एंड ए एंड बी दरमियान में स्पेसिंग नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को उसने ऐड किया और सिंपली क्या कर दिया, रिजल्ट को डिस्प्ले करवा दिया, द सम इज 13। अच्छा जी, आगे आ जाएं। आगे आपके पास हैं जी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये मैंने मैम आपको, कहाँ तक पढ़ाएंगी? जी मैम कहाँ तक पढ़ाएंगी? क्यों बेटे, खैरियत? मैम मतलब कि फिर सारा याद भी करना है? नहीं नहीं, याद नहीं करना है, इसको समझना है। याद तो बाद में करेंगे, जब समझ आ जाएगी तो फिर तो आसान हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो याद इस तरह से नहीं आप करेंगे कि रट्टा लगाएंगे, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक हो गया। जब बार बार यस आप मैम। एक चीज़ की प्रैक्टिस बेटे करेंगे तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी, जब आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी तो फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरा ख्याल है कि आई हैव टोल्ड यू और एक्सप्लेन्ड यू इन डेप्थ, तो आपको इसमें से किसी भी चीज़ के रट्टे की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें कि आपका क्या आ जाएगा, इफ स्टेटमेंट इज नॉट टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, C compiler will give an error message during compilation and the program will not be compiled। और सिंटैक्स एरर आ जाएगा तो वो कहेगा कि जी अब आपको रिजल्ट हम डिस्प्ले नहीं करवाते। अच्छा जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लें। A format specifier is a computer code that tells about the data type, field width, and the format according to which the value is to be printed or read from the input device. A list of commonly used format specifiers is given below। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं। अब ये देखें, परसेंटेज डी किसके लिए है, डेसिमल इंटीजर के लिए। इसके अलावा इंटीजर के लिए आई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग इंटीजर यूज़ किया है तो एल डी लिख लें, फ्लोटिंग पॉइंट है तो क्या कर लें, परसेंटेज एफ आएगा। अगर एक्सपोनेंशियल नोटेशन है तो परसेंटेज ई आ जाएगा, और अगर सिंगल करेक्टर है तो परसेंटेज सी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई फ़र्ज़ करो स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है तो यहाँ पे नोट कर लें परसेंटेज एस, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिख लें टू डिस्प्ले स्ट्रिंग और इनपुट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखें आप इस एग्जाम्पल के अंदर इन्होंने परसेंटेज ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ यूज़ किए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एग्जांपल्स हैं इसकी सारी, ठीक है। आप इनके प्रोग्राम्स को जो है वो इसी तरह लिख कर करेंगे। चले मैं आपसे अब स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी, ठीक है। और पहले मैं एक दफ़ा यहाँ पे आपको आगे थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि बार बार वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो एग्जांपल्स हम बाद में करते हैं, पहले इसकी जो थ्योरी पढ़ लें ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़ें कि ये बुक में कहाँ लिखी हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। अब एस्केप सीक्वेंसेस बेटे आपके पास क्या है, कंट्रोल्ड प्रिंटिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। और एस्केप सीक्वेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैक स्लैश एंड द कोड करेक्टर, ठीक है। और कंट्रोल प्रिंटिंग पहली चीज़ जो आप लिखेंगे, और बैक स्लैश विथ कोड करेक्टर। अब यहाँ पे आ जाए नीचे, अगर आप बैक स्लैश ए लिखते हैं तो प्रोड्यूसेस
बेल साउंड, ठीक। बी लिखेंगे तो कर्सर जो है वो बैकवर्ड 1 पोजीशन चला जाएगा। \n लिखेंगे तो मूव कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। आर लिखोगे तो क्या है, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। टी लिखेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था कि वो एक टैब की स्पेस दे देगा। डबल बैक स्लैशेस लिखेंगे तो वो क्या करेगा, सिंगल बैक स्लैश डिस्प्ले करवाएगा। बैक स्लैश कॉमा लिखेंगे तो क्या होगा, वो सिंगल कोट डिस्प्ले करवाएगा। और बैक स्लैश डबल कोट्स को डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या डिस्प्ले करवाएगा, डबल कोट्स। तो हमारा जो ज़्यादातर ये बीप हम चला कर देखेंगे इंशाल्लाह, और ये एन, आर और ये टी, हमारा ज़्यादा काम इनके साथ होगा। देखिए ये बाकी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, आपके वाइवा में ये आ सकती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हमारे पास वो ऑपरेटर्स वगैरह, ये आगे सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, और इसके बाद इस सारे आपके ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जो है मैं आपको इसकी जैसे ही सेशन ऑफ होता है आप रीज्वाइन करें तो मैं आपको इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो रन करके डिस्प्ले करवाती हूँ। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ से सेशन ऑफ कर ठीक रही है हूँ मैम। और दोबारा रीज्वाइन करूँ।